मुझे याद है वो रात जब मेरी मॉम ने मुझे पहली बार स्टीफन के बारे में बताया। काफी रात हो चुकी थी, बाहर हवा जोर से चल रही थी जो याबलाचने में बने हमारे छोटे से घर की खिड़कियों को हिला रही थी। भुखमरी ने हमारे गांव को भूतों के शहर में बदल दिया था। एक एक करके लोग गायब हो रहे थे और कोई सवाल नहीं कर रहा था। भूख ने हमें हताश कर दिया था, भूख ने हमें पागल कर दिया था। मॉम मेरे साथ बैठी हुई थी, उनकी उंगलियां सूख चुकी थी, उनकी सांस बासे सूप से बदबूदार हो गई थी जिससे हम मुश्किल से बात कर पाते थे। उनकी धसी हुई आंखें मेरी आंखों में गहराई से देख रही थी और फिर उन्होंने मेरे कान में फुसफुसा कर कुछ ऐसा कहा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो उसे खा गया अंद्रे। मैंने निगल लिया, मेरा गला सूख गया। कौन? उन्होंने मेरी बाजू को इतनी जोर से पकड़ा कि मुझे दर्द हुआ। स्टीफन, मेरा भाई, वो जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला था। पड़ोसियों से ले गए। उन्होंने धीमी आवाज में अपनी बात कही। उसे उबाला, उसे खा गए। कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी नहीं। मैं चिल्लाना चाहता था, इस बात से इनकार करना चाहता था, लेकिन मैं बेहतर जानता था। मैं कई चीजें देख चुका था, वो चीजें जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। एक दिन लोग चले जाते हैं और दूसरे ही दिन उनके घर खाली हो जाते हैं। हवा में जलते हुए मांस की बदबू लकड़ी और भूसे के बदबू से अलग थी। मॉम ने मुझे अपने पास खींचा। उनके नाखून मेरे स्किन में गड़ गए थे और मुझे दर्द कर रहे थे। इसलिए तुम्हें कभी भटकना नहीं चाहिए अंद्रे, नहीं तो ये तुम्हें भी खा जाएंगे। मैंने सर हिलाया, कांपा। मेरे पेट डर के मारे दर्द करने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था। एक सवाल जिसे पूछने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई। उन्हें ये सब कैसे पता था? आने वाली रातें बेचैन कर देने वाली थी। मैं अपनी मॉम को घर में इधर उधर घूमते हुए देखता रहता, हमेशा बर्तन के पास, हमेशा कुछ फुसफुसाती हुई। दीवार पर उनकी छाया अजीब थी, झुकी हुई, इंसान जैसी ना दिखती हुई। भूख ने उन्हें बदल दिया था या फिर वो हमेशा से इसी तरह की थी। एक रात मैं अजीब सी आवाज सुनकर उठा, गीली, रिदम से भरी, एक शांत चबाने की आवाज। उसके बाद भारी सांसें। मैं बिस्तर से बाहर निकला, मेरे छोटे पैर लकड़ी के ठंडे फर्श पर पड़े और फिर मैंने बड़े कमरे में झांक कर देखा। वो मांस के एक टुकड़े के ऊपर झुकी हुई थी और अपने दांतों से उन्हें फाड़ रही थी। चबाते हुए उसके होठों से मांस के रेशे लटक रहे थे। उनकी उंगलियां चिकने लाल रंग में लिपटी हुई थी। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी जिससे मेरे पेट में हलचल मच गई। एक कटा हुआ हाथ, मुड़ी हुई उंगलियां जैसे वो जम गई। नाखून गंदे थे, स्किन उबालने की वजह से फीकी पड़ गई थी और सिकुड़ गई थी। मेरी मुंह के दांत हड्डी से टकराने की वजह से टूट गए। मैं फौरन पीछे हट गया। मेरे हिलने की वजह से पुरानी लकड़ी की आवाज हुई। उन्होंने धीरे से अपना सर घुमाया तो मैंने देखा कि उनके मुंह से खून टपक रहा था। एक पल के लिए हम दोनों में से कोई भी नहीं हिला। उनकी आंखें जंगली हो गई थी, पुतलियां फैल गई थी। फिर वो धीरे से मुस्कुराई। तुम जाग रहे हो अंद्रे? उन्होंने धीरे से कहा। आओ मेरे साथ बैठो। मैंने सर हिलाकर मना किया और दीवार से जाकर चिपक गया। उन्होंने मांस का एक टुकड़ा उठाया। मांसपेशियां ज्यादा देर तक पके हुए मांस की तरह फट रही थी। तुम्हें खाना चाहिए वरना तुम कमजोर हो जाओगे। और जो कमजोर होता है वो अपनी उंगलियों से खून चाटते हुए चुप हो गए। ज्यादा देर टिकता नहीं है। मैं मुड़ा और भागने लगा, लेकिन घर बहुत छोटा था। उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली। उनकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उनकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। उससे गंदी बासी बदबू आ रही थी। तुम समझ जाओगे एक दिन। उसके बाद से मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया। मैंने खाना बंद कर दिया। मेरा पेट भूख के मारे दर्द कर रहा था, लेकिन मुझे भूखे रहना मंजूर था, पर जो वो दे रही थी वो खाना बिल्कुल नहीं। फिर एक शाम वो मेरे पास एक कटोरी सूप लेकर आई। जिस तरह से वो मुस्कुरा रही थी उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ये सिर्फ मीट है। मैं उसे हाथ तक नहीं लगा पाया। वो कटोरी मेरे बिस्तर के पास रखकर चली गई। उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। वो और भारी और गाढ़ी होती गई। मेरा पेट सिकुड़ गया। भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तीसरी रात पर भूख से बेहाल होकर मैंने हार मान ली। पहली बाइट चिपचिपी और गाढ़ी थी। जैसी मेरी जीभ ने उसे छुआ, मुझे सांस आना बंद हो गया और मैंने जमीन पर उल्टी कर दी। मेरी मॉम दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे देखती रही। हर रात जब तक तुम सीख नहीं जाते। इसलिए मैंने जारी रखा। एक रात के बाद दूसरी रात, पहले मीट, फिर उल्टी। मेरा शरीर कमजोर होता गया, फिर भी वो कभी नहीं रुका।
एक दिन मैंने उसे निगल लिया, सिर्फ एक बार, बस उसे रोकने के लिए। लेकिन वो इतना खराब नहीं था। मेरी जीभ ने उसे स्वीकार कर लिया। मैं जानता था कि ये बहुत ही गलत था, लेकिन मेरा शरीर इसे समझने के लिए बहुत कमजोर था, इसलिए मैं बार बार खाता रहा और वो मुस्कुराई। अगली सुबह मैं भाग गया। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मीलों तक नहीं, तब तक नहीं जब तक घर, वो शहर और उसका डर दूर नहीं हो गया। मुझे लगा कि मैं इससे बाहर निकल गया हूं। मुझे लगा कि अब मैं आजाद हूं। कई साल बीत गए। मैं काफी बड़ा हो गया और ताकतवर भी। मैंने यवलाचने को बहुत पीछे छोड़ दिया था और भागकर रोस्टॉव शहर में आ गया था, जहां सड़कें भीड़ से भरी हुई थी और हवा कोयले और फैक्ट्री के बदबू से। मुझे मजदूरी का काम मिल गया। ईंट और मलबा धोते हुए मेरे हाथों में छाले पड़ गए और मेरी पीठ में दर्द होने लगा। शारीरिक दर्द उन यादों से ध्यान हटाने का एक अच्छा तरीका था जो मुझे परेशान करती थी। मैंने खुद से कहा कि मैंने एक नए सिरे से शुरुआत की है और अतीत अब मुझे छू भी नहीं सकता। मैं ओलेना नाम की औरत से मिला। वो बहुत ही दयालु थी, नरम हाथ, प्यारी मुस्कान। हमने शादी कर ली और कुछ वक्त के बाद हमारे 3 बच्चे हो गए, 2 बेटे और 1 बेटी। मैं एक टीचर बन गया। नए दिमागों को आकार देना, उन्हें ऐसा इंसान बनाना जो मैं नहीं बन सका। मैं खुद से कहता हूं कि मैं एक आम इंसान हूं, मैं पूरा हूं, लेकिन उस भूख ने मुझे पूरी तरह नहीं छोड़ा था। वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चलती रहती थी, शांत, कांपती, लेकिन मौजूद। मैं उसे नजरअंदाज करता हूं, उसे अपने रूटीन और जिम्मेदारियों के नीचे दबा देता हूं। मैं खुद से कहता हूं कि वो जा चुकी है और मैं उस पर जीत चुका हूं। और फिर आई रोस्टॉव की वो रात। भूख ने अपना रास्ता वापस पा लिया। उसने फुसफुसाते हुए मुझसे कहा, अपनी उंगलियां मेरे गले में लपेट ली, मेरे खोपड़ी में घुस गई, तब तक दबाती रही जब तक मैं सांस नहीं ले पाया। वो जवान थी, एक महिला, अकेली, कमजोर। उसने मुझे जाल में फंसे खरगोश की याद दिलाई। मुझे नहीं याद कि मैंने उसे कब पकड़ा, मुझे पहला कट याद नहीं, लेकिन मुझे उसे खून की गर्माहट याद है। जिस तरह से वो मेरे हाथों में जमा हुआ था, जिस तरह से उसका शरीर कांपा और फिर शांत हो गया। और फिर भूख ने बोला। मेरी मॉम की यादें मेरे दिमाग में चलने लगी। उनके दांतों का मांस में कढ़ना, उनकी आंखों का खुशी से झूलना। मैंने उसकी लाश की तरफ देखा। वो मेरी त्वचा में रेंगती हड्डियों में घुसती, फुसफुसाती और पुकारती हुई बुलाने लगी और मैं उसे सुन रहा था। अब मैं मौत बन चुका हूं, अब मैं इंसान नहीं रहा। आंद्रे चिकातिलो एक सोवियत सीरियल किलर जिसे बुचर ऑफ रोस्टॉव के नाम से जाना जाता है। उसने 1978 और 1990 के बीच कम से कम 52 लोगों की हत्या की। उसकी हिंसक प्रवृत्तियां यूक्रेन की भुखमरी में एक दर्दनाक बचपन से जुड़ी हुई थी। उसकी मॉम एना ने कथित तौर पर उसे बताया कि होलोडोमोर के दौरान उसके बड़े भाई का अपहरण कर लिया गया था और भूखे गांववासियों ने उसे खा लिया था। एक ऐसा दावा जिसने उसे बहुत परेशान किया। बाद में चिकातिलो में पारपिदक और निर्भक्षी इच्छाएं पैदा हुई। उसने अपने विक्टिम्स के टुकड़े करने शुरू कर दिए और कभी कभी शरीर के अंगों को खा भी लिया। 1990 में गिरफ्तार, उसे 1992 में दोषी ठहराया गया और 1994 में उसे मौत की सजा हुई। इस केस को सोवियत तरह की आपराधिक जांच और फोरेंसिक साइंस में गहरी खामियों को उजागर किया। उसकी अपनी मां की निर्भक्षी की भयानक कहानियों ने उसे राक्षस बना दिया होगा और सभी को उसका सामना करना पड़ा। ये किसी भी आम शाम की तरह शुरू हुआ। मैं, मेरी बिल्लियां और न्यूयॉर्क शहर के अपार्टमेंट की धीमी गुनगुनाहट। मैं हमेशा से एक प्रैक्टिकल इंसान रहा हूँ। भूत प्रेत आत्माएं मेरे लिए एक कहानियों से बढ़कर और कुछ भी नहीं, लेकिन डेविड से पहले यही सब कुछ था। पहली बार जब मैं उसे देखता हूँ तो वो एक सपने में था। वो एक छोटा बच्चा जिसका सर एक तरफ से ऐसा पिचका हुआ था जैसे उसे जोर से किसी चीज पर मारा गया। वो मेरे बिस्तर के पास लगी एक झूलने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था, सिर्फ मुझे देख रहा था। तुम मुझसे 2 सवाल पूछ सकते हो, उसने मुझसे सीधे सीधे कहा, लेकिन तीसरा सवाल मत पूछना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कहा, बस इतना कि जब मैं उठा तो मुझे बहुत डर महसूस हो रहा था। ये सपना कई दिनों तक चलता रहा। फिर बिल्लियां अजीब तरह से बर्ताव करने लगी। रात भर ठीक आधी रात को वो सब दरवाजे के आगे इकट्ठी हो जाती जैसे वहां कुछ हो। अपनी पूंछ हिलाते हुए वो गले से गड़गड़ाहट निकालती रहती। मैं ये सोच नहीं पा रहा था कि मेरी बिल्लियां ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं,
क्या उन्हें कुछ महसूस हो रहा है? लेकिन जब मैं झांक कर देखता तो वहां कुछ नहीं मिलता था, बस अंधेरा, खाली गलियारा। फिर हालत और भी बदतर हो गई। एक शाम मैं एक बहुत तेज धमाके से चौंक कर जाग गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपना फोन उठाया और टॉर्च चलाई। हरे रंग की रॉकिंग कुर्सी झूल रही थी, ना झटके दे रही थी ना कांप रही थी, बस हिल रही थी आगे पीछे, जैसे कोई बस वहां बैठा हो, मुझे घूर रहा हो। मैं बीमार था। मैंने खुद से कहा कि ये मेरे दिमाग है जो चाले चल रहा है, शायद सोने की कमी होने की वजह से, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि ये वजह नहीं है। खासतौर पर जब मैं एक सुबह उठा और अपने फोन को चेक करता हूं तो मुझे अपने फ्रेंड की एक ट्विटर नोटिफिकेशन मिली। अबे यार, क्या नींद में कोई तुम्हारे ऊपर खड़ा हुआ था? मेरा दिल टूट गया। मैंने उसे कुछ भी शेयर नहीं किया, लेकिन जब मैं सो रहा था तब किसी से मेरे सर पर खड़े होने के ख्याल ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं खुद अपने अकाउंट की फीड नहीं खोलना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसे किया और मैंने उसे देखा। मेरे सिक्योरिटी कैमरा में एक जमी हुई तस्वीर, एक काली परछाई जिसे पहचानना मुश्किल था, वो मेरे बिस्तर के बगल में खड़ा था। मैंने खुद को यह कहकर तसल्ली दी कि ये सिर्फ रोशनी की हेर फेर है, कोई ग्लिच या फिर कोई और लॉजिक। लेकिन फिर और भी घटनाएं। जब मैं ध्यान नहीं दे रहा था तब चीजें हिलने लगी। रसोई में काउंटर से एक ग्लास के गिरने की आवाज हुई। मेरे घर के पौधे गिर गए। मेरी आंखों के किनारे पर एक परछाई चमकने लगी और फिर बुरे सपने फिर से शुरू हो गए। डेविड करीब आ रहा था। उसकी धुंधली बेजान आंखें मेरी आंखों से मिली। उसकी फुसफुसाहट मेरे दिमाग में जहर की तरह चुभ रही थी। तुमने तीसरा सवाल पूछा। उसका छोटा सा मुंह कुछ इस तरह मुड़ गया कि वो मुस्कान तो नहीं लग रही थी। मैं एक झटके के साथ उठा। मेरा शरीर पसीने से लथपथ था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे सुनाई भी नहीं दिया। एक हल्की सी टैपिंग की आवाज छत से आने लगी। मैं डर गया। शोर हल्के से शुरू हुआ, जैसे उंगलियां प्लास्टर से गुजर रही हों। फिर वो बढ़कर तेज खटखटाहट में बदला। साइड से खरोंच की आवाज सीधे मेरे बिस्तर के ऊपर। उसके पीछे पीछे पैरों की आवाज भी आने लगी। हिचकिचाती, सावधान और नरम, कुछ ऊपर से घूम रहा था। लेकिन मैं दूसरी मंजिल पर था। कोई छत नहीं, रेंगने की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ सीलिंग। मैं हांफते हुए कमरे से बाहर भागा। मेरा अपार्टमेंट बहुत छोटा था, बहुत अंधेरा था। हवा में कुछ भारी और अदृश्य चीज महसूस हो रही थी। मैं वहां भागे जा रहा था, लेकिन मैं कहां भाग के जा सकता था? मैं अकेला था, अपने अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला। अगले दिन मैंने अपने सिक्योरिटी कैमरा में दोबारा देखा। जैसे ही मैंने फुटेज स्क्रॉल की तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सुबह के 3:14 पर फीड ने किसी हलचल के बारे में बताया। कुर्सी एक बार फिर हिलने लगी, खुद से ही, और फिर कुछ सेकंड के बाद एक काली परछाई रेंगती हुई मेरे बिस्तर पर चढ़ गई। मेरे हाथ से मेरा फोन बस गिरने ही वाला था। मेरा दिल सिकुड़ गया। मेरा पेट दर्द से मचलने लगा। मैंने एक बार फिर वीडियो देखी। ये सच था, ये कोई सपना नहीं था, ना ही मेरी कोई कल्पना थी। मैंने इसे इंटरनेट पर डाल दिया इस उम्मीद में कि कोई भी मुझे ये बता पाए कि आखिर वो शैतान क्या करने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास मैसेज की बौछार आ गई। कुछ लोगों को लगा कि मैं कोई चाल चल रहा हूँ। कुछ लोग मुझसे डरने लगे और कुछ लोगों ने मुझे बुरी बात बताई जो मैं सुनना नहीं चाहता था। वो ताकतवर हो रहा है। आखिरी झटका फोटो था। एक अगली सुबह और भी ज्यादा बुरी हालत में उठा मैं। मेरा पूरा शरीर ऐसे दर्द कर रहा था जैसे मुझे फर्श पर घसीटा गया। मेरा सर बुरी तरह दर्द में था और मेरी चादर पसीने से भीगी हुई थी। मैंने अपने फोन को अकड़ते और कांपते हुए हाथों से आगे बढ़ाया। मेरा कैमरा रोल खुला हुआ था और उसमें तस्वीरें थी सोते हुए, जिन्हें रात के दौरान लिया गया था। और आखिरी तस्वीर में डेविड वहां था, कोने में खड़ा हुआ था। उसका सर झुका हुआ था, आंखें बड़ी हो गई थी और वो मुस्कुरा रहा था। फिर कुछ और भी हुआ जो परेशान कर देने वाला था। मैंने एक फुसफुसाहट सुनी, लेकिन वो मेरे सपने में नहीं हुई थी, न ही वो मेरे दिमाग की उपज थी, बल्कि ये सच में थी, मेरे कान के पास। हाँ? मेरे गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कमरे में मुझे घेर लिया गया हो। मैंने धीरे से अपना सर घुमाया, इस डर से कि मुझे क्या दिखेगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ बेचैन कर देने वाला सन्नाटा जो मुझे चारों ओर से घेर रहा था। मैंने उस रात सपना देखा कि मैं डूब रहा हूँ। ठंडे हाथों ने मेरे पैर से मुझे पकड़ लिया और मुझे गहरे अंधेरे में खींचने लगा। मुझे पानी के बीच से एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी।
छोड़ नहीं सकते। मैं सांस लेने की कोशिश करते हुए नींद से जागा। मेरे शरीर पर कई घाव के निशान थे। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे, जैसे रात भर उन्हें किसी ने जोर से दबा कर रखा हो। मैंने उस घर को छोड़ दिया, वहां से निकल गया। मैंने उस कुर्सी को भी जला दिया, लेकिन आज भी देर रात में मुझे वो महसूस होता है। मुझ पर किसी की नजरें, मेरे कान के पास मरे हुए बच्चे की आखिरी सांसें, अंधेरे में बढ़ती हुई छोटी उंगलियों का स्पर्श। और मुझे पता था, डियर डेविड अभी भी मेरे साथ था। डियर डेविड हॉन्टिंग केस एडम एलिस के आसपास घूमता है, जो न्यूयॉर्क से चित्रकार हैं, जिन्होंने 2017 में ट्विटर पर एक खौफनाक अलौकिक अनुभव शेयर किया और वो वायरल हो गया। एलिस के अनुसार उनके अपार्टमेंट में एक दबे हुए सर वाले छोटे बच्चे का भूत रहता है, जिसके नाम उन्होंने डियर डेविड रखा था। एलिस ने पहली बार डियर डेविड को सपने में देखा था, जहां उसने उन्हें चेतावनी दी थी कि वो उससे सिर्फ 2 सवाल पूछ सकता है, कभी भी 3 नहीं, वरना उन्हें उसका फल भुगतना पड़ेगा। बाद में उन्होंने उसकी आत्मा को खुली आंखों से देखने का दावा किया, जिसमें चीजों के अपने आप हिलने, अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने और उनकी बिल्लियों का किसी अदृश्य चीज को लगातार देखना जैसे भयानक घटनाएं शामिल थी। कई महीनों तक एलिस ने हॉन्टिंग तस्वीरें और वीडियोस दिखाई, जिसमें एक बच्चे जैसी आकृति की परेशान करने वाली परछाई शामिल थी। उनकी अपडेट ने लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या यह घटना सच में हो रही है या सिर्फ एक धोखा है। आखिरकार ट्वीट बंद हो गए, जिन्होंने फॉलोअर्स को इस असमंजस में डाल दिया कि कहानी का अंत कैसे हुआ। डियर डेविड की घटना पॉप कल्चर सेंसेशन की सनसनी बन गई, जिसने अनगिनत थ्योरीज और चर्चाओं को प्रेरित किया। 2023 में इसे एक हॉरर फिल्म में इस्तेमाल किया गया, जिससे मॉडर्न इंटरनेट लोक कथाओं में इसकी जगह को और मजबूत किया। चाहे फैक्ट हो या फिक्शन, डियर डेविड सबसे मशहूर ऑनलाइन भूतों की कहानियों में से एक है। मैंने हमेशा से यकीन किया था कि जिस दुनिया में मैं रह रही हूँ वो इकलौती दुनिया है। मेरा नाम क्रिस्टीना बैबिन है और अपनी जिंदगी के शुरू के 19 साल तक मैं धर्म के नाम पर एक बुरे सपने में रह रही थी। भगवान के बच्चे, वो लोग खुद को इसी नाम से बुलाते थे। उनका कहना था कि ये भगवान के द्वारा प्यार किया गया समूह है, लेकिन दरवाजे के पीछे मुस्कुराते चेहरे और प्यार भरे शब्दों के पीछे कुछ और भी अंधकार भरा और भयानक था। कंपाउंड एक जेल की तरह था जो धर्म ग्रंथों से घिरा हुआ था। गलियारे में बिना खिड़की वाले कमरे, दीवारों पर फुसफुसाती प्रार्थनाएं जो बचने के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल करने के लिए थी। उल्टी लाने वाली अगरबत्ती की मीठी खुशबू हवा में बिखरी रहती थी, जो पसीने, सड़न और डर को ढक लेती थी। बूढ़े लोग भूतों की तरह परछाइयों के बीच सरकते रहते थे। उनकी फुसफुसाहटें गलियारों में गूंजती रहती थी। उनके कदम बहुत शांत, बहुत ही सोच समझ कर लिए हुए होते थे। हम कभी अकेले नहीं होते थे, यहाँ तक कि अपनी नींद में भी नहीं। हम जानते थे कि उनकी नजरें हम पर हैं, हमेशा हम पर। बच्चे आंखेंकारी होकर चुपचाप आगे बढ़ते रहते थे। उनकी आंखें खाली थी, उनके दिल पहले ही मर चुके थे। आंखेंकारी होने का इनाम बहुत बुरा होता था। गर्म पानी से तब तक नहलाया जाता था जब तक कि आप चुप नहीं हो जाते। रातें काले तहखाने में काटी जाती थी, जहां अंधेरे में हलचल और फुसफुसाहट होती और आपके रोंगटे खड़े कर देती। बूढ़े लोग प्यार की बातें करते थे, लेकिन प्यार आज्ञाकारी होने के बराबर था, और कभी कभी प्यार दर्द के बराबर होता था। ये सब कुछ बहुत ही अजीब था। दीवारों पर खरोच के निशान थे, हल्के लेकिन परेशान कर देने वाले। उंगलियों की मदद से दीवार पर उम्मीद खरोंची हुई थी, इतनी कम गहरी कि किसी भी खास इंसान को पता ना चल सके। बिस्तर पर गद्दे पसीने और किसी और खट्टी और बदबूदार गंध से भरे हुए थे। मुझे पता चला कि रात में गायब हुए बच्चों से कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए, जो सेवा करने गए थे और कभी लौट कर नहीं आए। नियम सीधे साधे थे। आज्ञा का पालन करो, सेवा करो, पूरी तरह से छोड़ दो। आदमियों की आंखें बहुत देर तक हम पर टिकी रहती थी। दोस्ती के नाम पर उनके हाथ हमें छूते रहते। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि हमें चुना गया है और भगवान ने उनके जरिए हम पर अपना प्यार दिखाया है। उनका स्पर्श मुझे अच्छा महसूस नहीं करवाता था। एक बार हम में से कुछ ने विरोध करने की कोशिश की। जिन लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, उनकी चीखें गलियारों में कई दिनों तक गूंजती रही, फिर कभी सुनाई नहीं दी। बूढ़े लोगों के उपदेश हेर फेर भरी लोरियों में बदल गए। उन्होंने हमारे दिमाग में ये तक भर दिया था कि दर्द और खुशी साथ साथ चलती हैं। और तो माओ ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। उन्होंने बहुत पहले ही कोशिश करनी छोड़ दी थी। मैंने चुप रहना, मुस्कुराना, अपने डर, अपने दर्द, अपनी घृणा को सहना सीख लिया। लेकिन सबसे बुरा क्या था? अकेलापन।
उन्होंने इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखा था कि हमारे पास जाने के लिए कोई जगह ना हो। बाहर की दुनिया से हमें अनजान रखा गया। उनकी तरफ से दी गई किताबों के अलावा कोई और किताब नहीं, ना कोई टीवी, ना रेडियो, ना अखबार। बाहर की दुनिया हमारे लिए दुश्मन थी, ऐसा हमें सिखाया गया था और हम चुने हुए लोगों में से थे। फिर मैं 19 साल की हो गई। मेरे अंदर कुछ था जो बिखर गया। शायद वो छोटी लड़कियों को देखकर, वो जिनके गालों पर अभी भी बच्चों जैसी चर्बी थी, उन्हें उनके पवित्र उद्देश्यों के लिए तैयार किया जा रहा था। शायद मुझे तब एहसास हुआ कि मुझे भी बचपन में इसी तरह तैयार किया गया था और इस तरह ये चक्र चलता ही रहेगा। शायद ये मुझे एहसास दिलाने की साधारण सी घृणा थी कि मैं कभी रिहा नहीं हो पाऊंगी। मैंने देखना शुरू किया, सुनना शुरू किया, ज्ञान के टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू किया। बूढ़े लोग एक महिला के बारे में धीरे से बात करते थे जिसने कई साल पहले भागने की कोशिश की थी। कैसे उन्होंने उसे वापस लाने पर सजा दी थी। उसे पीटा गया, उसे भूखा रखा गया, उसे वापस झुंड में भेजा गया। उन्होंने दावा किया कि वो इसलिए मर गई क्योंकि उसने विश्वास खो दिया था। मुझे इसका उल्टा ही पता था। मैंने उस जगह को देखा था जिसे उन्होंने विश्वास ना करने वालों के लिए बनाया था। गद्दे पर खून, दीवार पर लगाई हुई लोहे की बेड़ियां। रात में कानाफूसी बढ़ गई। बुजुर्गों ने शुद्धिकरण की रस्मों के बारे में कानाफूसी की। लड़कियों को अंधेरे कमरे में लाया गया और बदले हुए रूप में वापस लौटाया गया। उनकी आंखें खाली थी, उनकी आवाज नरम टूटी हुई थी। सुलगती जड़ी बूटियों की बदबू ने कुछ बत्तर को ढक दिया था, कुछ मेटल जैसा, धूप में बहुत देर तक पड़े हुए खून जैसा। मैंने इंतजार किया, योजना बनाई, अपने रोज के काम को करते हुए अपने दिमाग में एक एक सेकंड गिनती रही, फर्श साफ करती रही, खाना पकाती रही, बड़ों की सेवा करती रही। मैंने पहरेदारों पर नजर रखनी शुरू की, उनकी बदलती हुई शिफ्ट पर ध्यान रखा और यहाँ तक कि उन कमजोर फेंस की भी। और फिर एक रात जब हवा में गर्मी की तपश थी और झिंगुरों की आवाज सन्नाटे से भरी हुई थी, मैं बहुत तेज भागी। जब मैं सोने वाले कमरे से फिसल कर निकली तो मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा गया। मेरे सामने दूर तक फेंस लगी हुई थी, रात की कोशिश में दूर दूर तक फैली हुई दीवार। जब मैं उसे फिसल कर उतरी तो मेरे हाथों से खून बहने लगा और मैं सांस लेने के लिए हांफने लगी। मैं उन्हें अपने पीछे हलचल करते हुए सुन सकती थी, उनके चिल्लाने की आवाज सुन सकती थी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मैं भाग गई। मैं जोर से जमीन पर आकर के मेरे एंकल मुड़ गए और मुझे तेज दर्द होने लगा, लेकिन मैं अपनी गति धीरे नहीं होने दे सकती थी। मैं वो नहीं कर सकती थी। जंगल में भागते हुए पेड़ों की शाखाएं मेरे चेहरे पर टकरा रही थी, मेरे फेफड़ों में हवा कम होने लगी। मैं उन्हें अपने पीछे भागते हुए सुन सकती थी, कुत्तों के भौंकने की आवाज, मेरा नाम चिल्लाती हुई आवाज। मैं जानती थी कि अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो क्या हो। मुझे पता था कि मैं इससे बच नहीं पाऊंगी। मैं तब तक भागती रही जब तक कि मेरे पैर काम करना बंद नहीं कर देते। फिर मैं एक सुनसान सड़क के किनारे गिर गई। मेरे आसपास की दुनिया घूमती हुई महसूस होने लगी। मुझे पता था कि वो मुझे पकड़ ही लेंगे, कि अब ये सब खत्म हो जाएगा। और फिर हेडलाइट्स। एक आदमी, उस आदमी का गाड़ी से बाहर निकलना। मेरे डैड, मेरे एक्चुअल डैड, वही जो उन लोगों ने कहा था मुझे छोड़कर चले गए, जिनके बारे में मुझे लगता था कि वो मर चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, वो मुझे ढूंढ रहे थे कई सालों से। मुझे उसके बाद कुछ खास याद नहीं, सिर्फ इतना है कि उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया, जहां मुझे सिर्फ सुरक्षा का, गर्मजोशी का, किसी ऐसी चीज का एहसास हुआ जिसे मैं पहले कभी नहीं जानती थी, आजादी। कल्ट ने मुझे ढूंढने की कोशिश की, मुझे वापस अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं रहे। और अब नहीं, बुरे सपने खत्म नहीं हुए। जब रात होती और शांति का सन्नाटा छाता तो मेरे कानों में फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगती थी। बासी अगरबत्ती की गंदी बदबू लगातार मेरे सपनों में महसूस होने लगती। मेरे कमरे में परछाई कभी कभी दिखाई देती जैसे उस जगह पर हुआ करता था। हालांकि फर्क यह है कि अब मैं बाहर निकल चुकी थी और अब मैं दूसरों को बाहर निकालने में मदद करती हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसे दुनिया में रहने का हकदार नहीं है जहाँ प्यार एक जेल है और आस्था एक हथियार। मैं इससे बाहर निकल गई और वो भी ऐसा कर सकते हैं। चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जिन्हें द फैमिली ऑफ इंटरनेशनल के नाम से भी जाना जाता था, एक धार्मिक कल्ट जो बुरे व्यवहार, ब्रेन वॉशिंग और कई तरह के शोषण के लिए जाना जाता था। क्रिस्टीना बाबिन का जन्म कल्ट में हुआ था और उन्होंने कई सालों तक बुरे व्यवहार, अलगाव और जबरदस्ती काम करने में काटे। 19 साल की उम्र में उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ किस तरह का झूठ और छल किया गया है। वो बहादुरी से भाग निकली। कल्ट से बाहर निकलकर उन्होंने अपने बायोलॉजिकल फादर को पाया और कल्ट की सिखाई चीजों से खुद को अलग करने की मुश्किल प्रक्रिया शुरू की।
क्रिस्टीना बाद में कल्ट में बचे हुए लोगों की वकील बन गई, दूसरों को वहां से बाहर निकालने और उनके ट्रॉमा से ठीक होने में मदद की।